हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वॉट चेक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका। डेट 19 है, 12 न्यूज़पेपर फ्रेजेस और इनके पहले के जितने भी वीडियोस हैं न्यूज़पेपर फ्रेजेस के नाम से प्लेलिस्ट में डाल रखा है, सीरीज चल रहा है ये। और जितने भी न्यूज़पेपर के फ्रेजेस वर्ड्स होते हैं वो सब डिस्कस करते हैं। चलिए आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। अगर आपको पता है इसका हिंदी वर्जन तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एम्प्टी वेसल मेक्स द मोस्ट नॉइज, इसको हिंदी में इसका मुहावरा क्या होता है और उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है? जरूर से बताइएगा अगर आपको मालूम है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है कैटेगोरिकली। कैटेगोरिकली एक एडवर्ब है, ठीक है? इसका अर्थ होता है स्पष्ट रूप से, बिना किसी अपवाद के। अब अपवाद को इंग्लिश में हम एक्सेप्शन बोलते हैं। ये सब बेसिक है, हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हमें बेसिक नहीं, बेसिक अगर आपको जानना है जो छोटे छोटे शब्द होते हैं जो डेली यूज में आते हैं उसका अलग सीरीज है, जो वोकैबुलरी सीरीज, एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी सीरीज के नाम से है, तो उसे आप जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट में मेंशन किया हुआ है। तो कैटेगोरिकली का अर्थ हुआ स्पष्ट रूप से, जिसे आप क्लियरली बोलते हो बिना किसी अपवाद के, जिसे आप विदाउट एक्सेप्शन बोलते हो, नॉट एक्सपेक्टेशन, एक्सेप्शन, और पूरी तरह से, ठीक है? फर्मली होता है, क्लियरली होता है, फर्मली होता है, बिना किसी अपवाद से कहना किसी चीज को, तो हम उस वहां पर कैटेगोरिकली यूज करते हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति किसी बात को पूरी तरह से स्वीकार या नकार देता है तब हम वहां पर कैटेगोरिकली बोलते हैं। अब पूरी तरह का अर्थ क्या होता है? मतलब कि कोई एक्सेप्शन ना किंतु ना परंतु वाला सिचुएशन। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना एब्सोल्युटली या विदाउट एक्सेप्शन, फर्मली, एक्सप्लिसिटली। कल मैंने ये आपको बताया था ये वर्ड एक्सप्लिसिटली, ठीक है? इसका क्या अर्थ है कल बताया है। जिसने वीडियो देखा है बताइएगा मीनिंग इसका। ये सारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है? डेफिनेटली। तो जब हम बिना किसी फॉर्मली किसी परंतु, किंतु, परंतु के एकदम फॉर्मली, दृढ़ता के साथ, स्पष्टता के साथ जब कोई बात बोलते हैं तो वहां पर हम कैटेगोरिकली यूज करेंगे। अब जैसे कि अगर हमें बोलना हो ही कैटेगोरिकली सेड दैट ही वुड नॉट लाई, उसने कैटेगोरिकली मतलब स्पष्ट रूप से बिना किसी हेजिटेशन के कहा कि वह झूठ नहीं बोलेगा, तो वहां पर हम इस तरह से कैटेगोरिकली बोलेंगे। अब पूछोगे आप कि मैम एक बात बताओ, कैटेगोरिकली हम क्यों यूज करें, हम क्लियरली क्यों नहीं यूज कर सकते, हम डेफिनेटली क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? हम चलिए, आपने कल मुझे एक्सप्लिसिटली बताया था, तो एक्सप्लिसिटली हम क्यों नहीं यूज कर सकते? हमें क्यों न्यू वर्ड सीखने की जरूरत है कैटेगोरिकली? तो जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि थोड़ा सा तो डिफरेंस जरूर होता है और कॉन्टेक्स्ट में जरूर होगा डिफरेंस, और सबके लिए अलग वर्ड है। अगर आपकी वोकैब आपको अच्छा दिखाना है, चलो आपको जो वर्ड है, आपको जो पता है वो तो आप बोल दोगे। अगर आप कहीं पर पढ़ रहे हो या आपको एग्जाम में पूछ लिया गया कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड और सिनोनिम्स जैसे सेम होते हैं, तो सिनोनिम्स भी तो देखकर आपको ऑप्शन में पूछा जाता है, तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। देखो, कैटेगोरिकली का सिंपल अर्थ होता है पूरी स्पष्टता, दृढ़ता से, बिना किसी अपवाद के। वहीं पर जब हम क्लियरली यूज करते हैं क्लियरली वर्ड, तो वहां पर होता है साफ तरीके से, लेकिन उतना दृढ़ता, उतना फर्मली हो वो जरूरी नहीं है, ठीक है? जहां तक बात हम एक्सप्लिसिटली की करते हैं तो वो भी इसका सिनोनिम हो सकता है, लेकिन एक्सप्लिसिटली का अर्थ होता है विस्तार से, बिना किसी भ्रम के। तो आप देख रहे हो कि अगर आप ऐसे मीनिंग देखने जाओगे तो सेम हो जाएगा लगभग। आप यूज कर सकते हो, काम चला सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट सही मीनिंग, सही वोकैब, सही वर्ड नहीं होता है। तो इसलिए वर्ड को सीखना जरूरी है और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना जरूरी है, तभी आप प्रो होगे, ठीक है? हमारा अगला वर्ड है इट्स अ क्रेडिबल एक्शन। इट्स अ फ्रेज, नॉट अ वर्ड, इट्स अ क्रेडिबल एक्शन। दोनों अलग अलग वर्ड है। जब दो वर्ड मिल जाते हैं, 2-3 वर्ड मिल जाते हैं, तो वहां पे हम उसको फ्रेज में कन्वर्ट कर देते हैं। फाइन। देखो, क्रेडिबल एक्शन क्या होता है? उसको हम कहते हैं कोई भी ऐसा एक्शन जो क्रेडिबल हो, विश्वसनीय हो, भरोसेमंद हो, तो वहां पर हम क्रेडिबल एक्शन का यूज करते हैं। एन एक्शन दैट पीपल कैन ट्रस्ट एंड बिलीव। फाइन। तो ऐसा स्टेप, ऐसा कदम या कोई भी ऐसा एक्शन जिस पर लोग भरोसा करें, ट्रस्ट करें सके, ठीक है? तो जैसे यह केवल प्रॉमिस नहीं बल्कि ऐसा काम होता है जो किसी की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, फाइन, विश्वसनीयता को साबित करे। समझ में आया? क्रेडिबल का अर्थ होता है विश्वसनीय, वहीं पर क्रेडिबिलिटी जब ये वर्ड बन जाता है तो वहां पर हो जाता है विश्वसनीयता। ट्रस्टवर्दी एक्शन बोल सकते हो आप, रिलायबल स्टेप बोल सकते हो आप, कन्विंसिंग एक्शन, कन्विंसिंग मेजर्स बोल सकते हो आप। तो ये सारे इनके सिनोनिम्स हो गए। क्रेडिबल एक्शन, विश्वसनीय कदम। फाइन। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, पीपल एप्रिसिएटेड हिज क्रेडिबल एक्शन। लोगों ने उसके विश्वसनीय कदम को, विश्वसनीय एक्शन को या विश्वसनीय स्टेप की सराहना करी, ठीक है?
क्रेडिबल एक्शन मतलब भरोसा पैदा करने वाला कदम होता है, सिंपल समझिए, ठीक है। जो एक्शन, जो काम जिस पर भरोसा किया जा सके, तो वहां पर हम क्रेडिबल एक्शन बोलते हैं। हमारा अगला वर्ड है प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी क्या होता है? प्रोक्लिविटी एक नाउन है और इसका अर्थ होता है स्वाभाविक झुकाव। अब स्वाभाविक मतलब क्या होता है? नेचुरल टेंडेंसी, जिसको आप कहते हो, स्वाभाविक है, अपने आप जो आती है, ठीक है। प्रवृत्ति, स्वाभाविक झुकाव, प्रवृत्ति या स्वाभाविक रुचि। तो प्रोक्लिविटी का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का, किसी काम का मतलब जो नेचुरल, जो आदत हो, बिहेवियर में शामिल जो चीज़ हो, मतलब आदत या व्यवहार की ओर जो नेचुरल टेंडेंसी हो, जो नेचुरल इंक्लिनेशन हो, जिसको आप प्रवृत्ति बोलते हो। तो यह जो जनरली आपको ना ऐसी चीज़ के लिए ये वर्ड जो जनरली यूज होता है जो किसी व्यक्ति के स्वभाव का हिस्सा हो, ऑटोमेटिक उसमें हो, इनबिल्ट हो, समझ आया? नेचुरल टेंडेंसी बोलते हो जिसको, या इंक्लिनेशन बोलते हो। तो नेचुरल टेंडेंसी और हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग इज कॉल्ड एज प्रोक्लिविटी। नाउन एग्जाम्पल देखते हैं। हिज प्रोक्लिविटी टुवर्ड म्यूजिक हैज एग्जिस्टेड सिंस चाइल्डहुड। उसकी जो संगीत के प्रति जो झुकाव है, जो स्वाभाविक झुकाव है, नेचुरली है, वो पहले से ही है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा। तो उसकी जो स्वाभाविक झुकाव है संगीत की ओर, वो बचपन से रही है। तो वहां पर हम यहाँ पे प्रोक्लिविटी का यूज कर रहे हैं। तो अच्छा, एक बात बताइए, प्रेफरेंस भी तो हम बोल सकते हैं ना, प्रेफरेंस है, चॉइस, तो वहां पर चॉइस हो जाता है, ठीक है। ये सब भी सिनोनिम है। हैबिट भी बोल सकते हैं ना, लेकिन हैबिट जो होता है ये कभी कभी बनाया जाता है ये, लेकिन जो प्रोक्लिविटी होती है वो नेचुरल होती है। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी सी डिफरेंस जो है ना, आपको ध्यान देनी पड़ेगी। हमारा अगला वर्ड है इट्स अ रिलाई मतलब क्या होता है? बहुत बार सुने होंगे, अगर आप वोकेबलरी वर्ड्स देखते हो तो उसमें आपने बहुत बार देखा होगा। रिलाई मतलब होता है भरोसा करना या निर्भर होना। अच्छा, यहाँ पर ना रिलाई भरोसा करना और निर्भर होना नहीं, आप रिलाई कह सकते हो भरोसा के साथ साथ निर्भर होना। तो वहां पर ये वर्ड, पहले हम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। ये वर्ड है, क्रिया है। रिलाई का मतलब मतलब होता है किसी व्यक्ति पर, किसी चीज पर या किसी भी सिस्टम पर, किसी व्यवस्था पर ट्रस्ट करना या उसके सहारे डिपेंड होना, उस पर निर्भर होना। तो जब आपको विश्वास हो कि कोई आपकी मदद करेगा या कोई चीज सही काम करेगा, सही से काम करेगी या करेगा, तब रिलाई का हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें बोलना हो कि मैं अपने दोस्तों पर रिलाई करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, तो मैं अपने दोस्तों पर भरोसा करती हूँ। किसान बारिश पर रिलाई करते हैं, मतलब जो किसान हैं वो डिपेंडेंट हैं किस चीज़ पे? अपने फसलों के लिए, अपने फार्मिंग के लिए किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? बारिश पे। यहाँ पर एग्जाम्पल है ही रिलाइज ऑन हिज एक्सपीरियंस, मतलब क्या हुआ? वो अपने अनुभव पर ट्रस्ट करता है। फाइन। यहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम हम रिलाई क्यों यूज करें, हम डिपेंड भी तो यूज कर सकते हैं। लेकिन रिलाई और डिपेंड में ये अंतर होता है, डिपेंड मतलब होता है सिर्फ निर्भरता, लेकिन रिलाई होता है भरोसा प्लस निर्भरता, ठीक है, भरोसा के साथ साथ निर्भरता। तो वहां पर हम रिलाई का यूज करेंगे। हमारा अगला फ्रेज है एलिजेडली इन्वॉल्व्ड। एलिजेडली इन्वॉल्व्ड मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है कथित रूप से शामिल या आरोप के अनुसार शामिल। तो वहां पर हम एलिजेडली इन्वॉल्व्ड कहते हैं। आइए हम इसे अच्छे से समझते हैं। एलिजेडली इन्वॉल्व का अर्थ क्या होता है? देखो, एलिजेडली मतलब होता है कथित रूप से शामिल, आरोपों के अनुसार शामिल, या सेड और क्लेम्ड टू बी इन्वॉल्व्ड बट इट हैज नॉट बीन प्रूवन। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, कि इसका अर्थ ये होता है कि आप पे आरोप लगा हुआ है कथित तौर पर, लेकिन अभी तक वो प्रूफ नहीं हुआ है। किसी व्यक्ति के शामिल होने का जो आरोप है लगाया गया है, लेकिन यह अभी साबित नहीं है, मतलब अभी वो प्रूफ नहीं हुआ है। तो इसका जनरली आपने सुना होगा ना, आप न्यूज़ वगैरह में सुनते होगे, लीगल कॉन्टेक्स्ट में सुनते होगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, तो वहाँ पर जैसे मैंने ये न्यूज़पेपर से ही लिया, एलिजेडली इन्वॉल्व इन दिस, जो भी बात है, जो भी चीज़ है उसमें। तो जब एलिजेडली इन्वॉल्व हो गया, कहा गया, तो समझ लीजिए कि कथित रूप से शामिल कहा गया है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये प्रूफ्ड नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल, ही वॉज एलिजेडली इन्वॉल्व इन द केस। ही वॉज एलिजेडली इन्वॉल्व इन द केस मतलब क्या हुआ कि वो मामले में कथित रूप से शामिल था। वॉज लगा हुआ तो शामिल था। ठीक है, और अच्छा, जैसे अगर हमें बोलना हो ना कि मीडिया में एलिजेडली इन्वॉल्व लोगों के नाम दिए गए, तो यहाँ पर कि नाम जो दिए गए अभी उस पर क्राइम, जो जिस चीज के लिए भी क्राइम वगैरह के लिए नाम दिया गया वो प्रूव्ड नहीं किया गया है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए हो। हमारा अगला वर्ड है
इट्स अ ब्रीच। ब्रीच क्या होता है? ब्रीच नाउन और वर्ब होता है, एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरीके से हम यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, ब्रीच का अर्थ होता है ना उल्लंघन करना, तोड़ना, सेंध लगाना जिसको आप बोलते हो। तो हम कहते हैं वॉयलेट का भी तो वही होता है ना, उल्लंघन करना। लेकिन डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? देखो, ब्रीच वर्ड जो है ना, ब्रीच का मतलब समझो कि किसी भी रूल को, किसी तरह की एग्रीमेंट है, मान लो कोई तरह का कानून है, लॉ है, किसी तरह का विश्वास है, कभी कभी जैसे कोई डेटा वगैरह होता है, कोई सिक्योरिटी होती है, तो उसको ब्रेक करना या उसको तोड़ना, उसको वॉयलेट करने को हम ब्रीच कहेंगे। मतलब कि अ ब्रीच इज एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग अ रूल और एग्रीमेंट और सिक्योरिटी और एन ओपनिंग मेड इन समथिंग। तो वहां पर हम ब्रीच वर्ड का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, द कंपनी डिड नॉट कमिट अ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का हिंदी होता है गोपनीयता। मतलब कि कंपनी ने गोपनीयता को का ब्रीच उल्लंघन नहीं किया। अच्छा, कभी कभी कहते हैं सिक्योरिटी ब्रीच्ड, मतलब कि जो सिक्योरिटी थी, जिस सिक्योरिटी थी उसको हैक कर लिया गया है या तोड़ दिया गया है, मतलब वो सिक्योरिटी अब काम नहीं करेगी। अब हम अक्सर देखते होंगे मूवीज वगैरह में भी रहता है, टेक्नोलॉजी वगैरह में, टेक्नोलॉजी के हिसाब से यूज किया गया रहता है सिक्योरिटी। तो वहाँ पे जब उसे हैक किया जाता है तो कहते हैं ना सिक्योरिटी ब्रीच्ड। तो ये ब्रीच टर्म है, ठीक है। तो ब्रीच का समझ में आया, उल्लंघन, तोड़ना या सेंध लगाना। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज इनविजन। इनविजन वर्ब होता है और इसका अर्थ होता है कल्पना करना, भविष्य की तस्वीर मन में बनाना। जैसे कि मान लो कोई भी स्टूडेंट है, वो तैयारी कर रहा है, कोई एस्पिरेंट है, वो तैयारी कर रहा है आईपीएस ऑफिसर बनने की या यूपीएससी क्लियर करने की। तो वो क्या कर रहा है? इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं क्लियर कर लूंगा तो मैं कैसे ट्रेनिंग करूंगा, ट्रेनिंग होगी तो कैसा होगा, या मैं कैसा लगूंगा यूनिफॉर्म में। कोई भी तरह की जो इमेजिनेशन है फ्यूचर को लेकर, तो वहां पर हम इन्विजन बोलते हैं, ठीक है। तो इन्विजन का मतलब किसी फ्यूचर, किसी प्लानिंग या किसी तरह की पॉसिबिलिटी की जो स्पष्ट, क्लियर कल्पना, इमेजिनेशन होती है, ठीक है। तो इसमें आप अपने मन में किसी चीज की जो इमेज बना लेते हैं, तस्वीर बना लेते हैं कि वह आगे कैसी होगी, कैसी दिखेगी, कैसी लगेगी। तो वहां पर हम इन्विजन का यूज करते हैं, टू इमेजिन और पिक्चर समथिंग क्लियरली स्पेशली इन द फ्यूचर। तो वहां पर हम इन्विजन वर्ड का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इन्विजन, देखो डिफरेंस क्या है, हम इमेजिन क्यों नहीं बोल सकते हैं? इन्विजन का अर्थ होता है भविष्य की स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाना, ठीक है। वहीं पर इमेजिन का अर्थ होता है किसी भी चीज की कल्पना करना। ये जनरली बेसिक टर्म है, ठीक है। इमेजिनेशन, इमेजिन, विजुअलाइज करना क्या होता है? मन में चित्र के रूप में देखना, ठीक है। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है। तो इन्विजन का अर्थ समझ में आया। एग्जाम्पल है जैसे आई इन्विजन माई गोल, मैं अपने लक्ष्य का कल्पना करती हूँ, ठीक है। आई होप समझ पाए हो। नेक्स्ट इज कर्ब, CURB, कर्ब। व्हाट इज कर्ब? कर्ब मतलब होता है रोकना, नियंत्रित करना या लगाम लगाना। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब और नाउन है, लेकिन हम इसे कंट्रोल भी बोल सकते हैं। देखो मैं अक्सर बोलती हूँ कि जब आप वोकैबुलरी सीखते हैं या वोकैबुलरी पढ़ते हैं, तो खासकर जब न्यूज़पेपर, देखो न्यूज़पेपर में ना आप जब पढ़ोगे ना या कोई अच्छी आर्टिकल्स वगैरह पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे कंट्रोल नहीं होगा लिखा हुआ जनरली आपको। जहाँ पे यूज करना है वहाँ पे तो करता है, लेकिन यहाँ पे कर्व। देखो कर्व और कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, मैं आगे आपको बताती हूँ। देखो कर्व मतलब होता है रोकना, नियंत्रित करना, लगाम लगाना, टू कंट्रोल, लिमिट और स्टॉप समथिंग फ्रॉम इंक्रीजिंग और कंटिन्यूइंग। मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी चीज को रोकते हो, किसी चीज पे कंट्रोल करते हो, मतलब कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई बैड हैबिट हो, कोई क्राइम हो, किसी तरह के खर्चे हो, किसी तरह की स्पेंडिंग हो, कोई भी चीज़ जो राइज कर रही हो, बढ़ती हुई चीज़ें, कुछ भी हो सकता है वो, कोई किसी चीज़ को जब आप कंट्रोल, ये सारी चीज़ों को जब आप कंट्रोल कर रहे हो या रिड्यूस करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पर हम कर्व वर्ड का यूज़ करेंगे। आप इकोनॉमिक्स में ये सब चीज़ आप देखोगे, ये सब चीज़ नहीं, ये वर्ड आपको मिलेगा। इंग्लिश में क्या मीनिंग हो गया? टू कंट्रोल, लिमिट और स्टॉप समथिंग फ्रॉम इंक्रीजिंग और कंटिन्यूइंग। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू रूल्स टू कर्व पॉल्यूशन। टू कर्व पॉल्यूशन, कंट्रोल भी यहाँ पे हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे कर्व लिखा हुआ है। सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नए नियम बनाए। जैसे अगर हमें बोलना हो, हमें अपने अनावश्यक, मतलब कि फालतू के खर्चों को कम करना चाहिए, तो यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से बोलोगे, तो कैसे बोलोगे कि हमें कर्व करना चाहिए, ठीक है, हमें अपने फालतू के खर्चों को कर्व करना चाहिए, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट इज आयोटा। आयोटा जो वर्ड है, आयोटा वर्ड नाउन है और इसका अर्थ होता है रत्ती भर या जरा सा। आपने सुना होगा, मैं उसे रत्ती भर भी पसंद नहीं करता, सुना होगा ना ये वर्ड।
इस सेंस में, इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ये जो है आयोटा वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एज आयोटा, मतलब कि किसी चीज की बहुत छोटी मात्रा, वेरी स्मॉल अमाउंट। या इसका प्रयोग अक्सर जो होता है ना नेगेटिव वर्ड्स के लिए यूज होता है, ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए यूज होता है, नॉट वर्ड्स, स्टेटमेंट्स के लिए यूज होता है। जैसे कि जरा सा भी नहीं, मैं उसे जरा सा भी नहीं पसंद करती हूँ, मैं उसे जरा सा भी लाइक नहीं करती हूँ या करता हूँ, तो वहां पर हम आयोटा वर्ड का यूज करेंगे। कभी कभी ट्रेस, जैसे कहते हैं ना कि मुझे उसका नामो निशान नहीं मिला, थोड़ा सा भी, मतलब एक माइन्यूट सा भी नहीं, तो ट्रेस, तो वहां पर भी हम आयोटा वर्ड का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई डोंट हैव एन आयोटा ऑफ फेथ इन हिज वर्ड, मुझे उसकी बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। तो इस तरह से हम आयोटा यहाँ पर यूज कर दिए। जैसे मुझे बोलना हो उसने आयोटा मतलब कि उसने उसमें मुझे रत्ती भर की रुचि नहीं है, उस चीज में मुझे रत्ती भर की रुचि नहीं है, तो यहाँ पे रत्ती भर, यहाँ पे हम आयोटा यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी भी रुचि नहीं है मुझे, हम वहां पे आयोटा यूज कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट इज PRICE, इट्स अ प्राइज, प्राइज नॉट प्राइस, PRICE नहीं है, इट्स अ PRICE, ठीक है। तो प्राइज नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का दोनों होगा। और प्राइज का अर्थ होता है पकड़ या खोलने का स्थान या जोड़ लगाकर उखाड़ना, ठीक है, उखाड़ना या अलग करना। तो जब किसी चीज को आप जोड़ लगाकर फोर्सफुली या लीवर आउट करते हो, फोर्सफुली लीवर आउट मतलब होता है उखाड़ना, या अलग करते हो, सेपरेट करते हो, तो वहां पर हम प्राइज वर्ड का यूज करेंगे। तो इसका यूज तब होता है जब किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को हाथ से नहीं बल्कि किसी टूल से या फोर्सफुली मतलब क्या उसको कहते हैं, बल के साथ, है ना, बल के साथ जब उसको खोलते हो और बल की मदद से जब उसको हटाते हो, तो वहां पर हम प्राइज वर्ड का यूज करेंगे। तो फोर्सफुली ओपन, लीवर आउट, रिमूव विथ फोर्स, ये सब हम बेसिक इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। तो टू ओपन और रिमूव और सेपरेट समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और अ टूल, तो उसे हम बोलेंगे प्राइज। जैसे कि ही प्राइज द विंडो ओपन विथ अ स्क्रू ड्राइवर, मतलब उसने, स्क्रू ड्राइवर को हिंदी में क्या कहते हैं, पेचकस, ठीक है, तो उसने पेचकस से खिड़की को जोड़ लगाकर खोला, खुल नहीं रहा होगा तो उसे जोड़ लगाकर खोला। अभी देखो मैं आपको समझाती हूँ, ओपन करना भी होता है लेकिन सामान्य रूप से खोलने को हम ओपन बोलेंगे। यहीं पे जब हम प्राइस बोल देते हैं, जब हम प्राइस वर्ड देख लेते हैं, तो मतलब है कि जरूर इसको बहुत जोड़ के साथ, जबरदस्ती के साथ, फोर्सफुली के साथ ओपन किया गया होगा, उखाड़ा गया होगा, तो वहां पर हम प्राइस यूज करेंगे। तो समझ में आया ओपन और प्राइस का डिफरेंस, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है रॉन्ग डूइंग। रॉन्ग डूइंग नाउन है। रॉन्ग डूइंग का अर्थ क्या है, जैसा कि दिख रहा है, मतलब वही सेंस है। रॉन्ग डूइंग का अर्थ होता है गलत काम, दुष्कर्म, अनुचित कार्य, जो भी गलत काम हो, रॉन्ग डूइंग। जिस तरह से आपको प्रतीत हो रहा है रॉन्ग डूइंग पढ़कर, वर्ड पढ़कर, तो वही अर्थ होता है लगभग। तो किसी गलत, अनैतिक, अनैतिक मतलब अनएथिकल, ठीक है, गैर कानूनी मतलब इलीगल। तो रॉन्ग, अनएथिकल, इलीगल काम से रॉन्ग डूइंग का मतलब होता है, जनरली इस तरह टर्म में यूज करते हैं, इस तरह चीजों में। तो यह जो वर्ड है किसी ऐसे वर्क, ऐसे एक्शन या ऐसे कार्य के लिए यूज होता है, ऐसे कामों के लिए यूज होता है जो रूल्स, लॉ और मोरालिटी के अपोजिट हो, विरुद्ध हो। तो वहां पे जैसे आप नॉर्मली मिसकंडक्ट यूज बोलते हो ना, मिसकंडक्ट, ऑफेंस, तो ये सब इसके सिनोनिम हो गए। इलीगल एक्ट, अनएथिकल एक्ट, तो ये यहाँ पर मिलते जुलते किसके हो गए, रॉन्ग डूइंग वर्ड के, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, द ऑफिशियल वॉज अक्यूज्ड ऑफ रॉन्ग डूइंग, अधिकारी पर रॉन्ग डूइंग मतलब गलत काम का आरोप लगा। अभी मैं आपको समझाती हूँ रॉन्ग डूइंग। देखो किसी भी प्रकार का जब गलत, अनैतिक और गैर कानूनी कार्य है, तो वहां पर रॉन्ग डूइंग वर्ड यूज करेंगे, और ये बहुत ही वाइड टर्म में यूज होता है, ठीक है। मिसकंडक्ट क्या होता है, जैसे कोई पद हो, कोई पोस्ट हो, कोई नौकरी हो, कोई जिम्मेदारी से गलत बिहेवियर, वहां पर हम मिसकंडक्ट का यूज करते हैं। और क्राइम तो आपको पता है कानून के अनुसार जो होता है, गलत काम जिस पे दंड मिलता है, तो वहां पर हम क्राइम। तो ये सब डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, अगर पसंद आए तो, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जरूर हाँ, स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।